प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों भारतीय युद्ध कला, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फिक फेना में महाराजा रणजीत सिंह के सुधार। उसका हम लोग इसमें पढ़ेंगे फेफ भाग। ठीक है, फेफ भाग। ठीक है बच्चों, तो रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक अध्ययन BA भाग 1 भारतीय युद्ध कला, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फेफ भाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे बच्चों महाराजा रणजीत सिंह के सैन्य सुधार, इसका हम लोग पढ़ेंगे फेफ भाग नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों हम लोग फौज याम के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि नियमित सेना होती थी। आज हम लोग पढ़ेंगे फौज ए बेकवायत, जो कि अनियमित सेना होती थी। अर्थात महाराजा रणजीत सिंह की अनियमित सेना को फौज ए बेकवायत कहा जाता था। इसमें क्या होते थे? अनियमित घुड़सवार, केवल घुड़सवारों की सेना होती थी जो कि अनियमित होती थी। अर्थात अस्थायित्व तो इनमें नहीं था। किसी जमींदार में किसी का भी दिया हो सकता है, इनकी ट्रेनिंग वगैरह कैसे ही है वो सिर्फ वही जानते हैं, बाकी कोई इसमें कुशलता नहीं होगी। जो भी है सामान्य स्तर पे होते हैं, चाहे संख्या बढ़ाने के लिए चाहे जैसे भी हो। ठीक है, तो अनियमित घुड़सवारों में अनियमित घुड़सवार सेना फौज बेकवायत ये 2 प्रकार की होती थी। पहला नंबर है घुड़चढ़ा सवार। घुड़चढ़ा सवार वही जो देसी पद्धति पर आधारित, जिसे खास करके जमींदार वर्गों के पास होते थे या दरबार के बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा जो सेनाएं प्रदान की जाती थी महाराजा रणजीत सिंह के सम्मान में, उसे घुड़चढ़ा सवार कहते हैं। इन्हें वेतन के रूप में जागीर दी जाती थी बच्चों। जागीर का मतलब कुछ गांव की जागीर दी गई, उसके लगान से इनको वेतन दे दिया जाता था। कुछ भूमि दे दी जाती थी, उसका खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। कहने का मतलब जागीर जो दी जाती थी इनके अधिकारी को, जमींदार को या दरबार के बड़े अधिकारियों को जागीर दी जाती थी, और उसके लगान से उसके जो उससे धन मिलता था जागीर के वसूली से, उसी से इन सैनिकों का वेतन खर्च सब उसी से वहन होता था। ठीक है, दूसरा है बच्चों मिफलदारी सवार। मिफलदारी क्या होते थे? ये जो है राज्यों की जो छोटी छोटी रियासतें या जो मिफलें होती थी उनके सैनिक होते थे, जिन्हें युद्ध के समय बुलाया जाता था युद्ध के समय बुलाया जाता था। और इन सभी पर रणजीत सिंह का अधिकार होता था महाराजा, क्योंकि सभी मिफलों को इन्होंने एक सूत्र में बांधा था। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर हर मिफलों की मदद ली जाती थी। उनकी जो सेनाएं होती थी उसे मिफलदारी सवार कहा जाता था। ये भी जो है फौज बेकवायत या अनियमित सेना के अंतर्गत आती थी। इनका ना तो कोई नियमित प्रशिक्षण, ना ही कोई नियमित परेड, ड्रिल या परेड, केवल इनका रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज रहता था कि ये फला 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 मिफल में भर्ती हैं, फला मिफल के सैनिक हैं। केवल जो है घोड़े पर चढ़ना सीख लिए, थोड़ा सा हथियार चलाना सीख लिए, बस हो गए सेना में। ठीक है बच्चों, अरे युद्ध नहीं कर पाएंगे तो मरना तो तय है ना युद्ध के मैदान में। इसलिए इनको कोई ना तो नियमित प्रशिक्षण, ना कोई परेड, कुछ भी नहीं, केवल रजिस्टर में दर्ज है कि फला मिफल के ये सैनिक हैं। ठीक है बच्चों, ये है फौज बेकवायत या अनियमित सेना महाराजा रणजीत सिंह की। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग फौज खास के बारे में। वैसे जैसे इसका नाम है फौज खास, वैसे एक खास सेना थी भी, खास सेना महाराजा रणजीत सिंह की नंबर 1 की फौज। इसे रणजीत सिंह का आदर्श ब्रिगेड भी कहा जाता था। ठीक है बच्चों, आदर्श ब्रिगेड। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। उन्होंने क्या किया? महाराजा रणजीत सिंह की सेना का ये एक आदर्श ब्रिगेड होता था, जिसे विशेष प्रशिक्षण एवं उत्तम अनुशासन रहता था। अर्थात अच्छा, जैसे खास इसका नाम है तो खास सेना होती भी थी। इनका संगठन कैसे कराए थे? फ्रांसीसी जनरल वेंटूरा तथा अलार्ड ने इस ब्रिगेड को प्रशिक्षित किया था। अर्थात संपूर्ण युद्ध कला, इसकी जो संपूर्ण ट्रेनिंग थी वो यूरोपियन पद्धति पर आधारित थी। यूरोपियन पद्धति पर संपूर्ण ट्रेनिंग आधारित।
कब किए? 1822 में। बच्चों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण, इतना ध्यान दीजिएगा। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, इसलिए इसमें एक एक वर्ड महत्वपूर्ण है। खास करके फौज ए खास, ये तो वास्तव में बहुत ही खास है। ठीक, फ्रांसीसी जनरल वेंटुरा तथा अलार्ड ने इसको प्रशिक्षित किया था 1822 में। इसमें क्या क्या होते थे? पैदल सेना 4 बटालियन, घुड़सवार सेना 2 रेजिमेंट, और इस आदर्श ब्रिगेड में 3176 पैदल सैनिक, 1667 घुड़सवार एवं 24 तोपें होती थी। इन संख्या को भी बच्चों याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तोपों की संख्या भी याद रखिएगा, ठीक है। नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये है जो है महाराजा रणजीत सिंह का खास ब्रिगेड या फौजे खास करके यूरोपियन पद्धति पर ये ट्रेंड थी, ठीक है। आदर्श ब्रिगेड, विशेष प्रशिक्षण, उत्तम अनुशासन, फ्रांसीसी जनरल वेंटुरा तथा अलार्ड द्वारा प्रशिक्षित किया हुआ, ठीक। 4 बटालियन पैदल सेना, 2 रेजिमेंट घुड़सवार सेना, ठीक है। 24 तोपें इसमें होती थी। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे मराठों की, अरे वो रणजीत सिंह की युद्ध कला। युद्ध कला खास करके प्रारंभ में इनकी युद्ध कला हम लोग पढ़ चुके हैं। छापामार युद्ध कला बिल्कुल मराठों के समान, शिवाजी के समान। और रणजीत सिंह ने आमने सामने की युद्ध कला का प्रारंभ किया। बच्चों रणजीत सिंह ने तोपखाने का संगठन किया, तो सीधी सी बात है तोपखाने जो है छापामार युद्ध में प्रयोग नहीं किए जा सकते, अर्थात। और रणजीत सिंह के पहले की जो युद्ध कला थी वो थी छापामार युद्ध कला, तभी जो है उनमें तोपखानों का यूज नहीं किया जाता था, ठीक। जब रणजीत सिंह ने तोपों को ढलवा लिया तभी समझ जाना चाहिए कि अब छापामार युद्ध कला के दिन समाप्त हो गए। अब आराम से ये जो है मुठभेड़ की लड़ाई या आमने सामने की युद्ध कला लड़ेंगे, तो उसी में जो है तोपों का प्रयोग होना है। रणजीत सिंह द्वारा आरक्षित सेना का प्रयोग, इसके पहले बच्चों भारतीय सेनाओं में कभी भी नहीं देखने को मिला कि जो भारतीयों ने कभी आरक्षित सेना का प्रयोग किया हो या रिजर्व का प्रयोग किया हो। हम लोग पढ़ते थे बाबर की सेना में रिजर्व थे, मोहम्मद गोरी की सेना में रिजर्व थे, लेकिन कभी नहीं पढ़े कि इब्राहिम लोदी की सेना में रिजर्व थे या पृथ्वीराज चौहान की सेना में रिजर्व सेना थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने खास करके विजय को मद्देनजर रखते हुए संपूर्ण विजयों में महत्वपूर्ण अभियानों का इन्होंने अध्ययन करके देखा कि वास्तव में आरक्षित सेना युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इन्होंने आरक्षित सेना का भी युद्ध भूमि में प्रयोग करना प्रारंभ किया। और रणजीत सिंह के सैनिकों को बंदूक चलाने का अच्छा अभ्यास था। प्रतिरक्षात्मक के स्थान पर आक्रामक विधि का प्रयोग किया जाता था। युद्ध में कूटनीतिक चालों का प्रयोग, जैसे छल, बल, कपट, धोखा, इन सब का भी प्रयोग होता था, ठीक है बच्चों। वैसे छापामार युद्ध कला का तो ये महत्वपूर्ण अंग होता था, ठीक है। छल, बल, कपट, धोखा ये महत्वपूर्ण जो है समरतंत्र होता था छापामार युद्ध कला का या गुरिल्ला युद्ध कला का। लेकिन फिर भी अभी भी युद्ध कला में इन सब चीज़ों का प्रचलन रहा है, बना हुआ है। अपनी स्थिति मजबूत देखकर शत्रु पर टूट पड़ना एवं शत्रु को शक्तिशाली देखकर पीछे हट जाना। बच्चों ये तो युद्ध की बुद्धिमानी है। क्या चीज़? लायन एंड फॉक्स थ्योरी, ठीक है। फर्स्ट पेपर में, अरे 3rd ईयर में आप लोग पढ़ेंगे बच्चों लायन एंड फॉक्स थ्योरी। जहाँ देखिए ताकतवर बन जाएंगे, शेर की तरह अटैक कर दीजिए। जहाँ देखें कि हम कमज़ोर पड़ने वाले हैं, बेमौत मारे जाएंगे, तो लोमड़ी की तरह पीछे दुम दबा के भागाइए, ठीक है बच्चों। इसे कहते हैं लायन एंड फॉक्स थ्योरी। अपनी स्थिति मजबूत देखकर शत्रु पर टूट पड़ना और शत्रु को मजबूत देखकर पीछे हट जाना, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे बच्चों हम सिख सेना या सिखों के पतन के कारण। सिखों के पतन के कारण, अब देखिए रणजीत सिंह के पश्चात उनके उत्तराधिकारी जो थे वो उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाए जैसा महाराजा रणजीत सिंह ने किया था, अर्थात उनके अयोग्य उत्तराधिकारी, अयोग्य नेतृत्व करता। बच्चों ये देखिए हमने पाई लगा दिया है, आप लोग भी लिखिएगा तो बना लीजिएगा। रणजीत सिंह के पश्चात उनके उत्तराधिकारी या उनके नेतृत्वकर्ता अयोग्य थे, उनमें वो क्षमता नहीं थी जो महाराजा रणजीत सिंह में थी। अगला है सत्ता के लिए आपसी संघर्ष। बच्चों चूंकि एक सूत्र में बांधे हुए थे महाराजा रणजीत सिंह ने सभी मिसलों को, जब महाराजा रणजीत सिंह नहीं रहे तो सभी मिसलें अलग अलग हो गई और आपस में ही टकराने लगी,
ठीक है, आपस में ही एक दूसरे से लड़कर ये लोग मरने लगे। तो ऐसी स्थिति में सिखों का पतन होना निश्चित था। प्रशासनिक ढांचे में दुर्बलता, बच्चों वही चीज़ है कि जो प्रशासनिक ढांचा महाराजा रणजीत सिंह का था, वो प्रशासनिक ढांचे को अन्य कोई जो है ना तो इनके उत्तराधिकारी संभाल पाए और ना अन्य ही किसी मिसल में कोई ऐसा योग्य नेतृत्वकर्ता पैदा हुआ कि जो इस दुर्बलता को संभाल लेता, जो सभी मिसलों को एक सूत्र में बांध के बराबर बनाए रखता। तत्कालीन परिस्थितियों की अनदेखी करना, तत्कालीन परिस्थितियां बच्चों अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेज को देख रहे थे कि अंग्रेज एक के बाद दूसरे को जो है भाई को भाई से लड़ा के समाप्त कर रहे हैं, एक दूसरे वर्ग को आपस में ही लड़ा रहे हैं, और यही परिस्थितियां थी, मिसल आपस में ही एक दूसरे से टकरा कर ये समाप्त हो गए। और इसमें हो सकता है अंग्रेजों ने भी अपनी चाल खेली हो और जो है इनको एक दूसरे से दूरी बनाने में, एक दूसरे से लड़ने में इन्होंने भरपूर सहयोग दिया हो। अंग्रेजों की चतुरता व चालाकी में फंसना, बस वही चीज़ है बच्चों, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को ये लोग समझ नहीं पाए और आपस में ही लड़कर ये लोग कमज़ोर होते चले गए। यही उनके पतन के कारण थे। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सोबराव का संग्राम। बच्चों सोबराव का संग्राम एक ऐसा युद्ध था जिसने सिख सेना को सदा के लिए समाप्त कर दिया। ठीक है, पानीपत का तृतीय संग्राम मराठा सेना की मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया और सोबराव का संग्राम इसने सिख शक्ति को समाप्त कर दिया। इतना आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न आप लोगों से अत्यंत महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक आराम से आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।